हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम लोग जो सीटेट फरवरी 2026 में होना है उसके लिए अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। ये सारे जो आपको चित्र दिख रहे हैं ये आज की वीडियो में आपके लिए इस्तेमाल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मतलब क्या कुछ खास क्वेश्चन आज की वीडियो में है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो पहला क्वेश्चन वही हिस्ट्री से हमने लिया हुआ है। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हमारा जो सीटेड है वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी पूछता है। पहले क्वेश्चन में देखिए, कह रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं यानी कि जो पुरातत्वविद होते हैं इनके द्वारा पाई जाने वाली वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, आपको असत्य कथन बताना है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, पहला है कि वे पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। तो ये देखो पेने नहीं चल रही, तो ये बात तो एकदम ठीक है। ठीक है, दूसरा, वे जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। तो ये बात भी सही है। तीसरा, वनस्पति के अवशेष जैसे अन्न के दाने या लकड़ी ये बहुत लंबे समय तक सुरक्षित बचे रहते हैं और आसानी से नहीं सड़ते। तो ये तो अपने आप में ही सरासर गलत है। अब अपने ही घर में देखिए, अगर आपने अन्न का दाना ना 1-2 साल के लिए रख दिया तो आप देखेंगे कि वो घुन जाएगा। तो 1-2 साल में तो उसकी हालत एकदम पतली हो जाती है, और अगर हजारों साल पहले का वो चीज़ें हैं तो वो कहाँ मिलेगा आपको। तो यही वाला रॉन्ग है। बाकी पकी हुई मिट्टी तथा कुछ धातुओं की वस्तुएं ये पुरातत्वविदों को मिल सकती हैं। तो हाँ, जब मिलती हैं उन्हीं सारी चीज़ों को जब वो प्राप्त करते हैं उन्हीं का अध्ययन करके बताते हैं कि ये वस्तुएं कितने साल पुरानी हैं, उस टाइम पीरियड में जो लोग थे उनका रहन सहन कैसा था, उनका जीवन कैसा था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। तो ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो वनस्पति के अवशेष है ना ये बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, ये बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, इनको बचा के रखना थोड़ा मुश्किल काम है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ना आपसे पूछ रहे हैं कि जो हम लोग तिथियों का निर्धारण देखते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ईसवी, ईसा पूर्व, AD, BCE, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में क्वेश्चन बना हुआ है कि तिथियों के निर्धारण में जो BCE है इसका अर्थ क्या है, जिसका प्रयोग कभी कभी BC के स्थान पर भी किया जाता है। ठीक है, तो आपको BCE का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन देखिए, बिफोर क्रिश्चियन एरा बिल्कुल नहीं, दूसरा है बिफोर कॉमन एरा, तीसरा है बिफोर सेंचुरी एरा और चौथा है ब्रिटिश कॉमन एरा। ये भी गलत है। इन्हीं दोनों में से मे भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो यदि हम इसके उत्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, एनसीईआरटी की जो PDF है, ठीक है, वो आज आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने बहुत अच्छे से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जो है हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया है, उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और मैं तो कहूँगी पूरी एनसीईआरटी रीड कीजिएगा, लेकिन जो मैंने हाईलाइट किया है उसको एक बार थोड़ा दिमाग लगा करके रीड कीजिएगा। बाकी मेरे MCQ ये काफ़ी हद तक इनफ आपको देखने को मिलेंगे, बस एक्सप्लेनेशन के साथ देखिएगा। ये देखिए, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा और इसमें हमने आपको एकदम बढ़िया अच्छे से कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है वो दे दिया है। हालांकि आप देखें तो जो अंग्रेजी में BC होता है ना, BC, ठीक है, इसी को हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, ईसा पूर्व। ठीक है, अर्थात जो तिथियां मतलब पीछे की तरफ जाती हैं। जैसे नॉर्मल तिथि क्या होती है कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। लेकिन जो हम लोग ईसा पूर्व की बात करते हैं ना तो उसमें हम देखते हैं 5, 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, फिर 1। तो ये जो मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथियां हैं वो मतलब उल्टे क्रम में चलती हैं, उसी की बात हो रही है। और इसे क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कभी कभी हमने जो तिथियां हैं उसमें देखा होगा कि AD लिखा रहता है। ठीक है, ED मतलब AD लिखा रहता है और हिंदी में हम लोग इसको देखते हैं ईसवी। तो हम लोग अभी जो घटनाओं को देखते हैं ये सब ईसवी में मतलब ईसवी की घटनाएं हैं, इसे हम लोग ईसा पूर्व में नहीं देखते हैं। ठीक है, और ये जो है क्या है, तो एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से मिला हुआ है, जिसका तत्व मतलब कि शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ईसा मसीह के जन्म वर्ष से, यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे जो है इसको देखा जाता है। आगे देखिए, कभी कभी AD की जगह हम लोग क्या लिखे पाते हैं, CE। ठीक है, जो AD बराबर CE होता है, ठीक है, जो AD है इसी के बराबर हम लोग CE लिखा पाते हैं। और जो BC है यानी कि बिफोर क्राइस्ट, इसकी जगह हम लोग क्या लिखा पाते हैं, BCE। क्या लिखा पाते हैं, BCE। उसी की बात यहाँ हो रही है। जो CE अक्षर है इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, कॉमन एरा के लिए, और वही BCE का जो है ये बिफोर कॉमन एरा अर्थात मतलब कि जो ईसा मसीह के जन्म हुआ है उसके पहले की जो बात है उसके लिए हम लोग BCE और उसके बाद के लिए हम लोग CE का प्रयोग कर लेते हैं। कह रहे हैं इन शब्दों का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि विश्व के जो अधिकांश देश हैं अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य रूप से करने लगे हैं। भारत में तिथियों का जो रूप है वो इसी मतलब तिथियों का जो रूप है
इसका प्रयोग लगभग 200 वर्षों के पहले आरंभ हुआ, उसके पहले नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं कि कभी कभी हम लोग अंग्रेजी में बीपी का जो है वो प्रयोग करते हैं। तो बीपी इट मीन्स क्या, ब्लड प्रेशर नहीं बाबू, ब्लड प्रेशर नहीं। इसका प्रयोग होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान जो है उसके पहले की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि वर्तमान से पहले। तो इनको देख लीजिएगा कि बीसी का मतलब क्या होता है, सीई का मतलब क्या होता है, और सारे फुल फॉर्म भी जरूर देख के रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि पुस्तकों का शीर्षक, जो हमारी पुस्तक है ना हमारे अतीत, उसका नाम है हमारे अतीत। तो आवर जो पास्ट है, ये बहुवचन शब्द का इसमें यूज क्यों किया गया है, इसमें सिंगुलर क्यों नहीं यूज किया गया कि मेरा अतीत। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है, हमारे अतीत क्यों लिखा गया है, ये बता रहे हैं आपसे। तो कह रहे हैं क्योंकि इसमें कई राजाओं की कहानियां हैं। तो क्या मतलब कई राजाओं की कहानियां हैं मात्र इसलिए, नहीं नहीं नहीं। फिर ये दर्शाने के लिए कि अलग अलग समूह जैसे कृषक, व्यापारियों, राजाओं, इनके अतीत के मायने अलग अलग थे। एकदम सही बात है। आप एनसीईआरटी में मैंने इसको मार्क करके दिया हुआ है, आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो राजा महाराजा थे, इन लोगों का भी रहन सहन अलग था, और जो अन्य तबके के लोग थे उनका भी रहन सहन अलग था। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि जो राजा महाराजा हैं ये अपने मतलब कि रहन सहन का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हमें उनके बारे में थोड़ा मतलब ज़्यादा जानकारी मिलती है। जबकि सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, जैसे मछुआरे हो गए, अन्य जो है कृषक वगैरह हो गए, ये लोग बेचारे, इनको खाने कमाने से छुट्टी नहीं थी, तो ये अपना लेखा जोखा कैसे रखेंगे। तो इस वजह से इनके बारे में हमें जानकारी कम होती है। और इनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो जो पुरातत्वविद हैं वो अपना खोजबीन करके हमें इनके बारे में चीज़ें बताते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, और यहाँ आप इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमला हुआ है, एक स्थान है रोसेट्टा। ठीक है, तो वो इजिप्ट का है। ठीक है, इजिप्ट के उत्तरी तट पर स्थित है रोसेट्टा नाम का स्थान, या एक कस्बा है। यहाँ से प्राप्त एक पत्थर का प्रयोग किस कार्य के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। पहले मैं आपको पत्थर दिखाती हूँ, ये है वो पत्थर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पत्थर, ये एग्जैक्टली जो आकृतियां हैं ये किसी ना किसी सिंबल को डिनोट कर रही हैं। जैसे आप देखिए, पता नहीं क्या हो गया है मेरी स्क्रीन, यहाँ को छूने पे कुछ काम ही नहीं करता। खैर चलिए देखते हैं। जैसे ये जो आपको एक मतलब कि वर्ग दिखाया जा रहा है, इसका मतलब हुआ पी। ठीक है, जैसे सपोज दैट कहीं पर ये वर्ग बना हुआ है, तो आप उसको लेटर में कैसे मानेंगे कि पी है। ठीक है, वैसे ही ये जो मतलब कि ये आधा यानी कि सेमी सर्कल बना हुआ है, इसको टी माना जा रहा है। ये पता नहीं किस चीज़ का चित्र है, इसको ओ। और ये जो लायन है इसके लिए यल, और यम जो है वो इस तरह से, और ये आई के लिए ये सिंबल यूज़ किया गया है। तो ये जो सिंबल्स है ना, ये सिंबल्स आपको दरअसल बता रहे हैं कि इसको लेटर्स में इस तरह से लिख करके पढ़ा जा सकता है। वहीं आप यहाँ देखिए, त्रिभुज के लिए मतलब त्रिभुज जो है आकृति बनी हुई है, उसके लिए लेटर के यूज़ किया गया है। वहाँ पे दरअसल आकृति बनी हुई है। पुरातत्वविदों ने खोजबीन करके, और जो मतलब कि पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं जो इसको खोजते रहते हैं कि इसको चलो पढ़िए कौन सी लिपि जो है क्या बातें कर रही हैं, तो उन लोगों ने इन चित्रों को जाना, समझा, पहचाना, और उसके बाद इसको लेटर्स में जो है कन्वर्ट किया, ताकि पढ़ने में आसानी हो सके। आसानी इट मीन्स लोग पढ़ सकें इसको। ठीक है, हालांकि ये सिंबल्स आपसे पूछे नहीं जाएंगे, वो तो मतलब दिया हुआ था, तो मैंने सोचा बता दूं कि ये सिंबल्स एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं। ठीक है, बाकी ये सिंबल्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। सामान्यतः अगर पूछा जाएगा तो रोसेट्टा क्या है यही पूछ लेंगे। ठीक है, तो चलिए विकल्प में देखिए कि ये जो कस्बा है, इस पे जो पत्थर है, इसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया गया है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है पिरामिड बनाने की तकनीक समझने के लिए, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। ये देखिए, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए इसका यूज किया गया, जैसे हमने देखा कि लॉयन के लिए यल यूज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कर रहे हैं कि यहाँ आपको कथन और कारण दिए हुए हैं, चलिए देख लेंगे। कह रहे हैं कि कथन ए और कारण आर को पढ़िए, सही विकल्प का चुनाव करिए। कथन क्या है कि हम अतीत के राजाओं और उनकी विजयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, लेकिन जो आम लोगों का जनजीवन रहा है, जैसे कृषक समूह हैं, जैसे कि शिकारी लोग हैं, और जो खाद्य संग्राहक लोग थे, इनके बारे में कम जानते हैं। तो एकदम सही बात है। इसके पीछे का रीजन कि क्या आम लोगों के जो आम लोग थे अपने कार्यों का लिखित विवरण नहीं रखते थे, जबकि राजा रानी अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। एकदम सही बात है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इनका जो मतलब कथन का स्पष्टीकरण भी कारण के द्वारा किया जा रहा है। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, उसका उत्तर क्या होता है कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
और अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं जो नर्मदा घाटी है ये आखेट तथा संग्रहण के लिए जाना जाता है। दूसरा जो मगध है ये पहला बड़ा राज्य था। और तीसरा गारो पहाड़ियाँ कह रहे हैं आरंभिक कृषि के जो साक्ष्य वो यहाँ से मिले। और चौथा गंगा घाटी लगभग 4700 वर्ष पूर्व के जो नगर हैं उनका विकास हुआ था। हमने कल वाली वीडियो में देखा था कि ये जो गंगा घाटी के नगर है ना, ये 4700 वर्ष पूर्व नहीं बल्कि द्वितीय नगरीकरण जो है उसे हम लोग कहा मतलब कि जो द्वितीय नगरीकरण हुआ था वो गंगा घाटी के तट पर बसे जो नगर थे उनके द्वारा माना जाता है। और ये जो तिथि दी गई है ना, ये पहले नगरीकरण की बात की जा रही है, पहले नगरीकरण की बात कर रहा है। और वो कौन सा था, वो था हड़प्पा सभ्यता। क्या था, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। यही वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो जो नर्मदा घाटी है यहाँ से आखेट और संग्रहण के साक्ष्य मिले हैं। मगध ये पहला बड़ा राज्य था, हम सभी आज भी जानते हैं मगध साम्राज्य, ठीक है। गारो पहाड़ियाँ ये आरंभिक कृषि के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। अभी कल वाली वीडियो में ही हमने देखा था कि जो धान वगैरह उगाए जाने के साक्ष्य मिले थे वो यहीं से मिले थे, जैसे आपको दिखाएं हम। तो ये देखिए ये देखिए यहाँ से आके, और ये जो विंध्य पहाड़ियाँ वाला रीजन है ये, ठीक है। तो जो हमने इसके पहले गारो पहाड़ियाँ देखा, वहाँ गारो पहाड़ियाँ और जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं यहाँ हमने देखा था कि यहाँ से जो धान वगैरह है इनके उपजाए जाने के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे। ये तो मैंने एनिमेशन बनाया हुआ था तो सोचा दिखा दूँ आपको। मैं एनिमेशन पे काम कर रही हूँ। ऐसे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, इनको हम शॉर्ट्स में एनिमेशन के माध्यम से दिखाएंगे। अभी सीखने का ही काम चल रहा है, अभी बहुत अच्छे से कर नहीं पा रहे। कल वाली वीडियो में जिन्होंने देखा होगा उन्हें समझ आया होगा कि एकदम गंदा सा एनिमेशन था, लेकिन मैंने प्रयास किया है। तो होता क्या है ना, एनिमेशन के माध्यम से जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिमाग में छपती हैं। तो आप लोग शॉर्ट्स में जो हम एनिमेशन के माध्यम से इन चीज़ों को बताएंगे उसको ज़रूर देखते रहिएगा। और जैसे आप देखते रहेंगे तो हमें भी मनोबल मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा एकदम प्रो करने में। अर्थात स्टार्ट में तो भाई स्टार्ट जो है एडिटिंग एकदम सिंपल सा काम नहीं होता, बहुत परिश्रम का काम है। तो हम लोग अभी सीख ही रहे हैं, धीरे धीरे वो आप देखते जाएंगे कि प्रो होता जाएगा। और जैसे जैसे प्रो होगा फिर आप लोगों को ना इस तरह के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको समझने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो हम उस पर काम कर सकें इसके लिए हमें मोटिवेशन चाहिए। और मोटिवेशन कब आएगा, जब आप लोग उसको लाइक शेयर और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कॉमेंट वगैरह करेंगे तो, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए आप देखिए इसका जो सही उत्तर है ये यही हो जाएगा, यानी कि यही वाला गलत है क्योंकि हमसे गलत ही पूछ रहे हैं। तो आप देखिए कि गंगा घाटी के जो नगर हैं इनका विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और इसे द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा भी दी गई थी, ठीक है। क्या संज्ञा दी गई थी, द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी गई थी। वहीं जो पहला नगरीकरण है जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये आज से 4700 वर्ष पूर्व की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन ले लिए हैं अब। और हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देखिए। वैसे मैं सोच रही थी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपको दे दूं कि आप खुद ही करो, फिर मैंने सोचा चलो जो थोड़ा टफ है उन्हें सॉल्व करा देती हूँ। एक दो क्वेश्चन जरूर आपको हम देंगे कि आप सॉल्व करो। देखिए यहाँ पे सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है। सूची 1 में स्थानों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में आखिर उनकी इंपॉर्टेंस क्या रही है वो दिया गया है। सूची 1 में जो स्थान है वो नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ तथा गंगा घाटी दिया गया है, ठीक है। और महत्व क्या है, आरंभिक कृषि, प्रथम नगर, आखेट और संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर या फिर पहला बड़ा राज्य। चलिए इसको मिलाना है आपको। अगर हम लोग मिलाएं तो आप देखिए कि जो मगध है उसको सबसे पहले इससे मिला लेंगे कि जो पहला बड़ा राज्य है उसकी संज्ञा किसको दी जाती है, मगध को। तो आप बी का 5 देखिए कहाँ पे है, तो बी का 5 यहाँ पे है और यहाँ पे है, अर्थात 2 ऑप्शन तो हट गए क्योंकि बी का 5 इन दोनों में नहीं है, ठीक है। फिर हमने अभी आपको एनिमेशन में दिखाया था कि जो गारो की पहाड़ियां हैं यहाँ से हमें आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिलते हैं कि नहीं। तो अगर हम सी का 1 देखें तो सी का 1 देखिए केवल एक में है, उत्तर तो आपको इन्हीं दोनों से मिल गया। लेकिन चूंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको एग्जाम में काम आ जाए इस वजह से हम लोग सारे के सारे ऑप्शन देख के चलेंगे। फिर हम देखेंगे गंगा घाटी, तो ये आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व के जो मतलब नगरों का विकास हुआ है जिन्हें हम लोग द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा देते हैं वो हो जाएगा ई का 4, ठीक है। फिर नर्मदा घाटी और बचा क्या है, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। तो ये सिंधु और उसकी सहायक नदियां, यहाँ पे आप देखिएगा तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका डेवलपमेंट हुआ है आज से 4700 वर्ष पूर्व और उसी को हम लोग प्रथम नगरीकरण की संज्ञा देते हैं, ठीक है। कल वाली वीडियो में हमने इसको दिखाया था एनिमेशन के माध्यम से, हालांकि कम अच्छा एनिमेशन था, ठीक है, आज वाले की अपेक्षा कम अच्छा था। नर्मदा जो घाटी है ये भैया आखेट और संग्रहण के लिए जाना जाता है। तो इन सब को, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं ना, सब हम एनिमेशन के माध्यम से आपको दिखाएंगे। 1-2 दिन का समय लगेगा, थोड़ा भी काम कर रहे हैं उस पर। तो
इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिए, एक दो बार खुद पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए, इसका हमने आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो दे दिया है। वैसे तो हमने सब एक्सप्लेन कर ही दिया है, लेकिन PDF आपको मिल जाएगी, वहां से इसको जरूर देखिए। ये देखिए अगला जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि भारत में जो चावल की खेती है सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई थी। तो हमने अभी देखा था कि नर्मदा घाटी, ये तो भैया मतलब कि आखेट वगैरह के लिए। तो जो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में है, एनिमेशन में दिखाया था ना कि विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में जो रीजन है वहाँ पे चावल के साक्ष्य या चावल की जो खेती है उसके हमें शुरुआती चरण जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर आपसे गेहूं और जौ की बात की जाए तो कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियां हैं जो कि हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, वहां पे सर्वप्रथम आज से 8000 साल पहले गेहूं और जौ को उपजाना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसको आपको ध्यान रखना है सब। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दिए गए कथनों में ए और आर को पढ़िए। ठीक है, पढ़ लेंगे। अभी कथन ए क्या कह रहा है कि हम अतीत में हुए प्रयोगों और खोजों जैसे आग की खोज, पहिए का आविष्कार, इनकी सही तिथि निर्धारित नहीं कर सकते। बात तो ठीक ही है। फिर कह रहे हैं कि कारण कुछ परिवर्तन एक दिन में नहीं होते हैं बल्कि एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। बात ये भी ठीक है। ठीक है, तो आप देखिए कि बात भी सही कह रहा है और कारण भी सही कह रहा है, अर्थात ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है कि हम अतीत के जो प्रयोग हैं उन्हें बहुत एग्जैक्ट नहीं जो है कह सकते। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसके लिए एक पिन पॉइंट होगा कि हाँ इसी दिन को, इसी समय, इसी तिथि को हुआ था जन्म, लेकिन उसके जीवन काल में बहुत सारी घटनाएं घटी। अब उन घटनाओं का जैसे वो मतलब कि जो व्यक्ति जन्मा वो बड़ा हो रहा है, अब क्या अचानक से एक दिन में बड़ा हो गया होगा? नहीं ना, उसकी जो बुद्धि का विकास हुआ है क्या एक दिन में हुआ होगा? नहीं। तो वैसे ही जो घटनाक्रम है अतीत में जो खोजें हुई हैं, जैसे आग की जो खोज हुई है, उस आग की खोज एक ही दिन में अचानक से नहीं हुई होगी। स्टार्टिंग जो है बहुत पहले से हुई होगी, लोगों ने कुछ चिंगारी वगैरह देखा होगा, पत्थर पे पत्थर टकराया होगा, किसी दिन अचानक से उन्हें ऐसा पता चला होगा कि इससे चिंगारी बनती है। चिंगारी से फिर उनके दिमाग में आया होगा कि चलो यार देखते हैं, कुछ सूखे सूखे पत्ते जो है रख के, क्या पता इससे आग मतलब जले। तो धीरे धीरे ये क्रम में इसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, ऐसे ही पहिए का भी आप देखिए, ये भी मतलब कि धीरे धीरे एक क्रम में इसका डेवलपमेंट हुआ होगा, एक अचानक से जो है नहीं होती हैं चीजें। और इसके पीछे का क्या रीजन है, यानी कि हम लोग जो एक एग्जैक्ट तिथि नहीं बता सकते हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि जो परिवर्तन है ना वो एक दिन में नहीं होते हैं। ठीक है, इनको समय लगता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग पॉलिटी से क्वेश्चन लेने वाले हैं। हिस्ट्री वाला सेगमेंट समाप्त हुआ। पॉलिटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का टॉपिक पॉलिटी में कल वाला और आज वाला दोनों मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फेवरेट टॉपिक है जीटेट का। तो आज ना हम लोग विविधता और भेदभाव को कवर करेंगे। देखिए कभी कभी हमारे मन में होता क्या है कि हम किसी चीज के प्रति ना बहुत मतलब पूर्वाग्रही हो जाते हैं। जैसे हम लोग गांव के हैं तो हम लोगों को लगता है कि जो शहर के लोग हैं ना उनकी जिंदगी बहुत आसान होती होगी, बहुत मतलब कि ऐशो आराम से गुजरती होगी, उन्हें इतना वर्क नहीं करना पड़ता होगा जैसे कि गाँव के लोगों को करना पड़ता है। खेती का सीजन आ गया तो रात दिन खेती में परेशान है, जानवर पाले हुए हैं तो 24 घंटे उनके पीछे लगे रहो, ना ढंग का मतलब कि ना समय से खाना है ना समय से सोना है, मतलब बहुत अस्त व्यस्त जिंदगी गाँव वालों की रहती है। तो गांव के लोगों के मन में ये जो पूर्वाग्रह है कि शहर के लोगों की जिंदगी बहुत आसान है, जबकि आप ईमानदारी से देखेंगे तो उनकी भी जिंदगी बहुत कठिन है। उनको भी एक एक रुपए के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको भी सोते हुए पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये जो पूर्वाग्रह हमने बना के रखे हैं कि गाँव वालों की जिंदगी आसान है, सॉरी शहर वालों की जिंदगी आसान है जबकि गाँव वालों की बहुत कठिन है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये वही है कि हमारे मन में कभी कभी ये भी हो जाता होगा ना कि इन लोगों के अंदर मेहनत करने का कोई जज्बा नहीं है, आलसी होते होंगे। ठीक है, और वहीं जो गांव शहर के लोग हैं उन्हें लगता है गांव के लोग मजदूर वर्ग के हैं, बहुत मेहनती होते होंगे और मतलब इनसे चाहे जितना काम करवा लो ये बैल की तरह काम करते जाएंगे, थकेंगे नहीं। तो ये सब क्या है, ये एक तरह का पूर्वाग्रह है। ठीक है, हमने अपने मन में पूर्वाग्रह बना के रखा है कि सामने वाला ऐसा होता होगा, और जब उसके विपरीत हमें कुछ देखने को मिलता है तो हमें भरोसा नहीं होता। ठीक है, चलिए देखते हैं। पूर्वाग्रह के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि चलो बताओ, इन कथनों पे आपको विचार करना है। कह रहे हैं कि ये दूसरों को अपने से घटिया या कमतर आंकने का एक तरीका होता है। दूसरा, ये केवल धार्मिक विश्वासों के आधार पर ही होता है। जब भी केवल लगे तो संभल जाना है। ठीक है। तीसरा, जब हम यह सोचते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक ही तरीका सबसे अच्छा है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं। बस ठीक लग रहा है मुझे पहला और तीसरा।
तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो हाँ, ये बात सही है, ठीक है? पूर्वाग्रह जो है ना ये हमें दूसरों को घटिया, अब जैसे गाँव के लोग अगर ये मान के चल रहे हैं कि शहर के लोग बहुत आलसी होते हैं, तो क्या ये एक नकारात्मक ही तो जो है सोच है कि शहर के लोग आलसी होते हैं? ऐसा नहीं होता है ना। तो ये ना हमें दूसरों को घटिया और कमतर आँकने के मतलब लायक बना देता है। हमारी जो बुद्धि का विकास है, बुद्धि का जो स्तर है ना, वो इसमें वो फ़ीड कर देता है कि सामने वाला तो बेकार है यार, उसके अंदर मेहनत करने की क्षमता नहीं है, ठीक है? तो अक्सर जो पूर्वाग्रह होते हैं ना वो नकारात्मक ही सेंस में आते हैं, सकारात्मक सेंस में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कह रहे हैं ये केवल धार्मिक विश्वास नहीं भैया, धार्मिक विश्वास ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पे पूर्वाग्रह हो सकता है, अभी हम आपको दिखाते हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि किसी काम को एक ही तरीके से करना अच्छा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि दूसरा जो तरीका होगा वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जैसे अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो अंग्रेजी भाषा है ना वो बहुत अच्छी है, तो और अन्य भाषाओं में बात करने वाले लोगों के लिए हमारे मन में वो मतलब कि सम्मान का भाव नहीं आएगा जो आना चाहिए था। जैसे हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, ठीक है? तो हम लोग हिंदी भाषा पसंद करते हैं, अन्य कोई भाषा बोलता है तो फिर हमको लगता है यार ये क्या है? अब जैसे इंग्लिश को तो हालाँकि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब सर पे लोग बिठा के रख लिए हैं, तो इंग्लिश बोलने वाले के लिए तो इज़्ज़त वैसे ही ज़्यादा होती है। कोई लोकल लैंग्वेज की बात कर लें, जैसे भोजपुरी को ले लीजिए, ठीक है? तो भोजपुरी के गाने सुन-सुन करके ज़्यादातर लोगों के मन में जो भोजपुरी के गानों को नहीं पसंद करते हैं इंक्लूडिंग मी, तो उनके मन में ये एक गलत धारणा बन गई है कि भोजपुरी भाषा ही खराब है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके गाने गंदे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि भैया गाने वो लोग जो गा रहे हैं वो गंदे हैं तो इसका मतलब भाषा खराब है, भाषा नहीं खराब है। लेकिन हमने अपने मन में पूर्वाग्रह बना लिया है, तो जो पूर्वाग्रह है वो सामान्यतः नकारात्मक ही सेंस में आता है, उसमें ना सकारात्मकता नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है? चलिए, उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी, नो नो सॉरी सॉरी सॉरी, ए और सी सही है, यानी कि बी वाला विकल्प ठीक हो जाएगा। आगे देखिए, और ये देखिए कि पूर्वाग्रह ये केवल धर्म पे ही नहीं बल्कि चमड़ी का रंग, अब जैसे गोरे लोगों का क्रेज कुछ ज़्यादा ही है, जिनकी चमड़ी गोरी है उनको लेकर के एकदम क्या बात है गोरा है, और वहीं जो करिया कलूटे लोग हैं उनके लिए, जैसा हम लोग करिया कलूटे हैं तो लोग हम लोगों को ऐसे हीन भावना से देखते हैं कि यार क्या रखा है इसमें तो वही सारी चीज़ें हैं ना। वही भाषा के साथ, अब जैसे हम लोग हिंदी भाषी है, जो अंग्रेजी बोलने वाला होगा उसकी नज़र में तो लगेगा कि दैट तेरी की हिंदी बोल रहा है, अंग्रेजी ही नहीं आती इसको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और लिंग तो लड़कियों को तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। मैं खुद ही अपने जीवन में भी झेल रही हूँ, तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है। और भी ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, पहनावे को ही लेकर के देख लीजिए, अभी जिस तरह का हमारा समाज चल रहा है, जैसे आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुँच जाइए तो वहाँ पे जो सूट या साड़ी पहनने वाली महिलाएं हैं उनको बहन जी बोला जाता है, जबकि स्कर्ट जींस टॉप पहनने वाली लड़कियों को एकदम मतलब स्टैंडर्ड मॉडर्न माना जाता है। तो ये क्या है? ये एक तरह का पूर्वाग्रह है कि जीन्स टॉप पहनने वाले लोग क्या है? मॉडर्न है, जबकि अन्य जो ड्रेसेस हैं उनको पहनने वाले लोग गंवार हैं, ठीक है? तो ये क्या है? कुल मिला के ये पूर्वाग्रह है। चलिए आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है, अभी हम आपको क्वेश्चंस भी दिखाएंगे। कह रहे हैं कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि या इमेज में बांध देते हैं या उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे हम लोग एक धारणा बना के रखते हैं ना कि लड़कियों का काम ये नहीं है, जैसे हेलीकॉप्टर चलाना ये लड़कियों का काम नहीं है, हेलीकॉप्टर चलाना ये लड़कों का काम है, फावड़ा खेतों में फावड़ा करना ये पुरुषों का काम है, महिलाओं का काम नहीं है, खेत में जुताई करना ट्रैक्टर से ये पुरुषों का काम है, महिलाओं का काम नहीं है, खेत में धान की जो रोपाई करना है वो महिलाओं का काम है, पुरुषों का नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हम लोग कह रहे हैं ये क्या है? एक तरीके की, तो क्या ये विविधता है, डाइवर्सिटी? नहीं, डाइवर्सिटी क्या होती है कि एक ही जगह पर अनेक तरह के लोगों का अगर समूह मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे डाइवर्सिटी है, विविधता है। तो ये तो नहीं होगा। भेदभाव, तो भेदभाव लड़का और लड़की में जो भेदभाव किया जाता है, ठीक है, कि लड़का जो है उसको ज़्यादा खाने पीने को दो, लड़कियों को कम दो, क्यों? क्योंकि लड़कों को मतलब कि पौरुष की ज़रूरत है, लड़कियों का क्या है, उनका तो काम है रोटी बेलना, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो भेदभाव है, ठीक है। अमीरी गरीबी के आधार पर अक्सर भेदभाव होता है, इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है अम्बेडकर जी के बारे में, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो तीसरा क्या है? स्टीरियोटाइप्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही इस प्रश्न का उत्तर भी होता है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो हम लोग उसके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं, और ये जो पक्की धारणा बन जाती है इसी को कहा जाता है स्टीरियोटाइप या रूढ़िबद्ध धारणा। जैसे लड़कियां स्वभाव से मतलब कि कोमल या मृदुभाषी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ हम जैसी लड़कियां भी होती हैं जो एकदम मतलब कि मृदुभाषी तो नाम दूर दूर तक उनका कहीं नामो निशान नहीं है, और कोमल बिल्कुल भी नहीं। कोमलता क्या होती है? ये तो बहुत सारे लोगों में बिल्कुल भी
आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। अब जैसे कुछ महिलाएँ जो झगड़ा-वगड़ा करने में माहिर हों, तो वो जब झगड़ा करना स्टार्ट होती हैं ना, तो फिर मतलब आधा गाँव सुनता है। तो उन्हें क्या कहेंगे आप? क्या मतलब ये जो रूढ़िबद्ध धारणा बना के रखा हुआ है लोगों ने कि स्वभाव से मृदुभाषी होती हैं, कोमल होती हैं, क्या उनके ऊपर ये लागू होता है? नहीं होता है ना। लेकिन अब रूढ़िबद्ध धारणाएँ चली आ रही हैं, चली आ रही हैं, तो लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि लड़कियाँ ऐसी होती हैं, बस ऐसा होता नहीं है, ठीक है? और लड़कों के बारे में भी जो आजकल तो रील्स के ज़माने में आप देखिए लड़के कुछ मीठे-मीठे लड़के दिख रहे हैं, ठीक है? चलिए फ़िलहाल के लिए आगे देखते हैं, मज़ाक की बात नहीं। तो रूढ़िबद्ध धारणा ध्यान से देखिएगा कि रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है, स्टीरियोटाइप्स। इसके लिए ना मैंने एनसीईआरटी का ही पीडीएफ लिया हुआ है, उसको दिखाते हैं। जाने दीजिए, पीडीएफ नहीं लगा है वो पेज। फ़िलहाल के लिए पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें मैंने मार्क करके रखा हुआ है, वहाँ देख लीजिएगा। मैं तो सोच रही थी कि मैंने रखा हुआ है। ख़ैर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्टीरियोटाइप्स का एक एग्ज़ाम्पल हमने दे दिया है कि जैसे लड़के रोते नहीं हैं या लड़कियाँ कोमल होती हैं, ये क्या है? ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है। हमें इंसान को एक अनोखे व्यक्ति के रूप में ये देखने से रोक देती है। जैसे मैं पिछले वाले अपने वीडियो में इस चैप्टर में ये बात बताई थी, फिर से बता रही हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां पैदा नहीं होती, लड़कियां बनाई जाती हैं। जबकि हकीकत क्या है कि ना केवल लड़कियां बल्कि लड़के भी पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, जब वो छोटा बच्चा रहता है, तो आप देखेंगे कि वो वैसे ही गिरेगा तो रोएगा जैसे कि लड़कियां रो रही हैं, ठीक है? बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, जब वो गिरता है तो रोता है, ठीक है? लेकिन जब लड़की गिरेगी तो उसको उसके पेरेंट्स उठाएंगे और उसकी पीठ थपथपाएंगे, भैया चुप हो जा, ठीक है? लेकिन जब लड़का रोता है तो उसके लिए कहते हैं चुप हो जाओ, लड़के रोते नहीं हैं, तुम लड़की हो क्या? तो ये जो आपको अंतराल देखने को मिल रहा है, मतलब कि पेरेंट्स के बिहेवियर में ये जो अंतर आपको देखने को मिल रहा है, यही तो वो अंतर है जो लड़कियां या लड़कों को पैदा होने वाली बात नहीं बल्कि उसको बनाने की ओर संकेत कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, ठीक है, लड़कियों का जो है, लड़कियां जब भी गिरेंगी, लड़कियों के साथ जब भी कोई होगा, उनको कभी भी चोट लगेगी तो वो रोएंगी, तो उनको पेरेंट्स थपथपाएंगे, जायदा भैया जायदा भैया, जायदा भैया। लेकिन जब लड़के गिरेंगे, जब भी वो रोएंगे, तुरंत उनको यही कहा जाएगा अभी लड़की है क्या, रो रहा है? लड़कियां लड़के रोते नहीं हैं, लड़के कठोर होते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लड़का बड़ा होगा, उसके मन में ये बात एकदम छप जाएगी कि मुझे रोना नहीं है, ठीक है? तो ये जो चीजें हैं, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये खुद से नहीं हो रहा है, ये बाहरी तत्व है जो उनके अंदर प्रवेश कराया गया है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि केवल लड़कियां ही नहीं, लड़के भी पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही होता है, लड़की और लड़के के रूप में उसको सोसाइटी और पेरेंट्स के द्वारा ढाला जाता है, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? और हाँ, अगर जैसे मैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको दे करके समझाने का प्रयास करती हूँ, अगर आपको लगे कि ये थोड़ा आपका फालतू का टाइम जा रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम थोड़ा टाइम कम कर देंगे। वैसे तो मेरा मानना है कि जो भी पढ़िए इतना अच्छे से पढ़िए कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट दिमाग में रहे जो एग्जाम में क्लिक कर जाए। चलिए आगे देखिए, एक सर्वे दिया गया है इसी चैप्टर में और उसमें जो है उसी सर्वे से क्वेश्चन बना है कि भारत में मुस्लिम लड़कियों के स्कूल ना जा पाने का मुख्य कारण क्या माना गया है सरकारी आंकड़ों के अनुसार? ऑप्शन क्या है? धर्म में शिक्षा की मनाही, दूसरा है गरीबी, तीसरा है माता पिता की अरुचि और चौथा है समुदाय का दबाव, ठीक है? तो वैसे तो ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको पढ़ाई लिखाई करने की मनाही की गई है। पर गवर्नमेंट के द्वारा केरला में, कहाँ पे? केरला में एक सर्वे किया गया, ठीक है? और सर्वे से ये चीज़ें जानकारी निकल के आई कि केरल गवर्नमेंट ने इतना प्रयास किया कि जो स्कूल हैं वो पास में हो, स्कूल तक आने जाने की जो सुविधाएं हैं बस वगैरह की वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हो सकें। तो उस सर्वे से ये मालूम चला कि जो केरल है वहाँ पे इस्लाम धर्म के जो बच्चे हैं या जो लड़कियाँ हैं, उन्होंने भी एजुकेशन में भर भर के हिस्सेदारी ली और बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पे टीचर हैं, ठीक है? तो असली जो मुद्दा है वो गरीबी है, ठीक है? पैसे का अभाव है। गवर्नमेंट जो है अगर बहुत प्रयास करे तो चाहे इस्लाम धर्म के हों, चाहे सिख हों, चाहे पारसी हों, चाहे हिंदू धर्म के मानने वाले हों, हर कोई पढ़ाना चाह रहा है, ठीक है? तो जो हम लोग दिक्कत क्या होती है ना, हम लोग जो समस्या है ना उसका जो मूल है वो नहीं ढूंढते हैं, बस ऊपरी ऊपरी मान लेते हैं कि धर्म में ही मनाही की गई है। कौन सा धर्म कहता है कि एजुकेशन से मतलब लड़कियों को
वंचित रखो। कोई भी धर्म इस तरह की बातें नहीं करता है। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास उतनी सुविधाएं नहीं है, तो आप धर्म का सहारा लेते हैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गरीबी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये एनसीईआरटी से लिया ही है, सारा चीजें एनसीईआरटी का ही है। अब देखिए एक कहानी दी गई है, जैसे डायरेक्ट कहानी से 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट नाम लेकर के। तो कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन 1901 के अनुभव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो 1901 में वो जो है ना कोरेगांव जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कोरेगांव जा रहे थे अपने पिताजी के पास। ठीक है, और ये कोरेगांव कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, वहीं पे जा रहे थे। उसी से मतलब कि संबंधित ये कहानी से ही लिया गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि बताओ कौन सा सही है। कह रहे हैं उन्हें स्कूल में पानी पीने से रोका गया था। अब भैया जब कोरेगांव की घटना है तो स्कूल वाली बात कहाँ से आ जाएगी। और स्कूल में ना उनको पानी पीने से नहीं रोका गया था, उनके लिए पानी पीने की अलग व्यवस्था की गई थी। जैसे कि आप सबने गाँव में अगर आप होंगे तो अभी भी आपने ये चीज़ फील किया होगा कि जो कहता था कथित निम्न जाति के लोग हैं, उनको जो उच्च जाति के लोग हैं वो अपने बर्तन को स्पर्श नहीं करने देते हैं, अपने साथ अपने मतलब कि एक खटिया पे बैठने नहीं देते हैं। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी बात हो रही है। तो कह रहे हैं उन्हें स्कूल में पानी पीने से रोका गया था। तो उन्हें स्कूल में पानी पीने से रोका नहीं जाता था, बस उनके लिए अलग व्यवस्था की मतलब की गई थी। और सपोज दैट अगर किसी दिन जो उनको पानी पिलाने वाला था वो ना आए तो फिर बेचारे दिन भर बिना पानी के ही स्कूल में रह जाते थे। लेकिन चूंकि घटना ये कोरेगांव की है, ठीक है, तो हम लोग बचपन के सॉरी कोरेगांव की घटना की बात नहीं हो रही है, लेकिन 1901 में ये कोरेगांव की ही बात है। यहाँ पे भले ही इन्होंने कोरेगांव लिखा नहीं है, लेकिन ये घटना वहीं की है। तो कुल मिलाकर के पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए कि कोरेगांव जाते समय स्टेशन मास्टर ने उन्हें अच्छे कपड़े देखकर समझा कि वो ब्राह्मण हैं, लेकिन जब उसे ये पता चला कि वो महार जाति का है तो उसका व्यवहार अचानक बदल गया। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था कि कोरेगांव जो है जा रहे थे और स्टेशन पे खड़े हुए थे, काफ़ी देर से खड़े थे और उनके पापा या उनका कोई नौकर कोई आया नहीं उनको लेने के लिए, और ये अपने छोटे भाई के साथ थे अंबेडकर साहब। तो जो स्टेशन मास्टर है वो सोचा कि शायद किसी ब्राह्मण का लड़का है, आया, उनसे पूछा कि क्या समस्या है, और बताया कि कोई लेने नहीं आया, और साथ में जो है अगर कोई गाड़ी वाला मिल जाता तो हम यहाँ से चले जाते। तो स्टेशन मास्टर नहीं, पहले तो वो यही समझा और बातचीत करते रहा, लेकिन बात करते हुए ना उस मतलब अम्बेडकर जी के मुंह से निकल गया कि वो महार जाति का है। जैसे ही अम्बेडकर जी के मुंह से निकला कि वो महार जाति के हैं, तुरंत स्टेशन मास्टर का जो बिहेवियर है ना वो फौरन चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही खड़े खड़े उनको लगभग शाम होने आ गई, शाम मतलब सूरज ढलने लगा। फिर एक बार फिर से स्टेशन मास्टर आया कि बताओ क्या करना है अब। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई गाड़ी वाला मिल जाता तो हम लोग किराया दे करके चले जाते। स्टेशन मास्टर बहुत सारे गाड़ी वालों से बात कर मतलब किया कि ले जाए, लेकिन आप समझिए कि कोई भी गाड़ी वाला उनको ले जाने को तैयार ही नहीं था। बैलगाड़ी की बात हो रही है, ठीक है, उस समय जो है और कोई गाड़ी नहीं थी, कोई उनको ले जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। यद्यपि वो अच्छा खासा पैसा भी दे रहे थे किराए के रूप में, उसके बाद भी कोई उनको ले जाने को तैयार नहीं था। तो उन्हें ये बात समझ आई कि यहाँ मूल जो समस्या है ना वो पैसे की तो है ही नहीं, मूल समस्या तो असमानता की है, भेदभाव की है। किसको समझ आया? अम्बेडकर जी को। अंततः उन्हें कोई एक गाड़ी वाला आया और अपने गाड़ी को स्पर्श नहीं करने दिया, उनका सामान वामान लेके किसी तरीके से उनको पहुंचाया। बहुत मुश्किल से उनको कोरेगांव जाने में मतलब कि हो सका था कि वो कोरेगांव पहुंच सके थे। तो वहीं से तो उनके मन में ये चीज़ एकदम धस गई थी कि अरे ये बातें हैं, इतनी ज़्यादा असमानता है केवल इस वजह से कि हम लोग महार जाति के हैं। ठीक है, चलिए अगला जो ऑप्शन है कि गाड़ी वालों ने उन्हें दुगना किराया लेकर भी जाने से मना कर दिया क्योंकि वे अछूत थे, और महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र है वहाँ पे महार जाति को ना अछूत के रूप में संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दूसरा और तीसरा दोनों ही सही है, पहला वाला गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्कूल की जो घटना है वो स्कूल में थी, और दूसरी बात उन्हें पानी पीने से रोका नहीं गया था, बस पानी पीने के लिए एक अलग मटका था, अलग जो है उनको मतलब नल को स्पर्श करने की छूट नहीं थी, अलग एक व्यक्ति था जो इनको पानी पिलाने का काम किया करता था, वो भी काफ़ी ऊपर से। ठीक है, चलिए इसको आप देख लीजिएगा, कहानी मैंने जो सुनाई है ना उसको आप पढ़ लीजिएगा, PDF भेजेंगे आज हम। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता सुनिश्चित करने के लिए किन मूल्यों पर जोर दिया गया। वैसे ये जो समानता है या ये कहें कि भारत का संविधान, ये ना आपको क्लास 8 वाली जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत अच्छे से समझने को मिलेगा। यद्यपि हमने क्लास 6, 7, 8 सारी एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी है अपने इसी चैनल पे, और मतलब कि फुल कहते हैं ना कि मतलब कंपाइल करके भी दिया हुआ है, तो आप चाहें उसको देख सकते हैं। नहीं देखना है तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको देखने को सब कुछ मिल ही जाएगा, लगातार आपके साथ प्रयास करेंगे ही। तो
कह रहे हैं कि सभी को समान अधिकार और अवसर प्राप्त है। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें समानता सुनिश्चित करने के लिए किन मूल्यों पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो हाँ, पहले बात जो है, पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान अधिकार, मतलब सभी को समान अधिकार है और समान जो है अवसर प्राप्त है। आप आगे चल के देखेंगे कि हमारे संविधान का एक भाग है, भाग 3, जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए गए हैं। आर्टिकल है उसमें 12 से 35। ठीक है, और इसमें आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और इसी में है हमारा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य दिया गया है और वहीं से ये पॉइंट है। दूसरा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, तो जो आर्टिकल 17 है उसमें अस्पृश्यता और छुआछूत जो है ये दंडनीय अपराध के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, और आगे देखिए, लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हाँ, ये सारे के सारे पॉइंट सही है, ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम ये विविधता का एक अच्छा एग्जाम्पल है। बिल्कुल नहीं, ये असमानता का उदाहरण है। किसका है? असमानता का उदाहरण है। कह रहे हैं विविधता का अर्थ है लोगों के बीच धर्म, भाषा और खान पान का अंतर होना। एकदम ठीक है, तो पहला वाला तो गलत है और दूसरा सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है? धर्मनिरपेक्ष। और हाँ, एक सेकंड, ये जो असमानता है ना, कहाँ गया असमानता? तो असमानता अक्सर आपको गरीबी और अमीरी के स्तर पे देखने को मिलती है। ठीक है, अमीरी और गरीबी के स्तर पे आपको असमानता अक्सर देखने को मिल जाती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर देश का क्या अर्थ होता है, इसकी बात हो रही है। अब देखिए, ये जो सेकुलर शब्द है ना, इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, दो तरह के सेकुलर होते हैं। सेकुलर का जो सेंस है वो दो सेंस में निकलता है, एक तो सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। ठीक है, जो नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है वो अपने भारत देश में उसको नहीं फॉलो किया जाता है। अपने भारत देश में केवल सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को ही फॉलो किया जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक में एक माइनर सा अंतर होता है। जो सकारात्मक है उसमें ये होता है कि जो हमारा जो राज्य है, राज्य जो है ना, एक ऐसी संकल्पना होती है जिसमें अपना खुद का सरकार हो, अपने सरकार संप्रभु हो, जनता हो और जनता के ऊपर शासन करने, जनता जहाँ पे निवास कर रही है उसका एक एरिया होना चाहिए। ठीक है, बता ही देती हूँ ढंग से। देखिए, ये जो राज्य है ना, राज्य हम लोग क्या समझते हैं कि जो राज्य शब्द है इसका मतलब होता है यूपी, एमपी या फिर जो है बिहार, इस तरह नहीं। राज्य का एक बहुत ही स्पेसिफिक मतलब होता है, एक बहुत ही विस्तृत एरिया होता है। इसमें टोटल 4 तत्व होते हैं और वो 4 तत्व कौन से हैं? 4 तत्वों में सबसे पहले तो जनता होनी चाहिए। ठीक है, और इस जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए। ठीक है, मतलब शासक राजा या फिर जो है तानाशाह नहीं होना चाहिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए। और भूभाग होना चाहिए। ठीक है, भूभाग होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग, जैसे भारत देश का निश्चित भूभाग है। और साथ में जो हमारी सरकार है ना वो संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभु इट मीन्स वो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में मतलब कि क्या होनी चाहिए, उसको आज़ादी होनी चाहिए। जैसे अभी ये मेरा चैनल है तो मैं अपने चैनल पे क्या कुछ करूँगी ये मेरा अपना डिसीजन होगा। ठीक है, मुझे इसके लिए किसी के भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं किसी के इंस्ट्रक्शंस को मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। आप लोग कोई सजेशन दें, मैं उसको फॉलो करूँ या ना करूँ, ये मेरी अपनी खुद की मर्जी होगी। ठीक है, और यही चीज़ तो है संप्रभुता। जैसे हम इससे हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से समझाया, इसी को आप देश के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे भारत देश है, उसको अमेरिका के साथ संबंध कैसे रखने हैं, पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे रखने हैं, हमारा जो विदेशी नीति है वो किधर होगी, किस साइड झुकी होगी, किस साइड बहुत सख्त होगी, ये हमारा अपना खुद का निर्णय है। हमें इसके लिए किसी भी अन्य देश का जो है इंस्ट्रक्शंस मानने के लिए बाध्य नहीं होना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे देश की सॉवरेनिटी को जो है दर्शा रहा था। हमारा देश संप्रभु है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये 4 तत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी राज्य के लिए। ठीक है, तो कोई भी राज्य, ठीक है, हमने मान लिया कि भारत एक राज्य है, तो भारत राज्य जो है उसका अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, अर्थात हमारा जो धर्म राज्य है वो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान वो इस्लाम मतलब इस्लामिक कंट्री है, लेकिन हमारा जो धर्म है वो धर्म मतलब कि हमारा जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे हम लोग सभी धर्मों को समान रूप से व्यवहार और आदर देते हैं। जैसे अगर हम लोगों के यहाँ दीपावली पे छुट्टी होती है स्कूलों में, तो ईद पे भी छुट्टी होती है, मुहर्रम पे भी छुट्टी होती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारी धर्मनिरपेक्षता को दर्शा रहा है। हमने यद्यपि अपने मतलब कि अपने राज्य को कोई धार्मिक राज्य घोषित नहीं किया है, बावजूद इसके हम सभी धर्मों को समान अवसर दे रहे हैं। अभी जो ये हिंदू राष्ट्र वाली संकल्पना चल रही है ना, ये असंभव प्रतीत होता है। इसके लिए फिर आपको संविधान में आग लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, और भगवान करे कि ये सारे दिन देखने को ना ही मिले। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो स्थिति
स्थिति आज है, इस स्थिति को लाने के लिए कितने सारे वीर जवानों ने अपनी आहुति दी है, और लोग सोच रहे हैं कि उनकी आहुति को यूं ही चुटकियों में केवल अपनी लालच के लिए खत्म कर दिया जाए। हद हो गई है। खैर, इसको छोड़िए, ये हमारे कंसेप्ट का नहीं है, हमारी बाद में इसका भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी देखिए, ये तो हमने देखा सकारात्मक जो है सेकुलरिटी। अब हम देख लेते हैं नकारात्मक, जो कि फ्रांस जैसे जो देश हैं, ठीक है, फ्रांस जैसे जो देश हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलती है नकारात्मक सेकुलरिटी, यानी कि नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। उसमें क्या होता है, किसी भी धर्म को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, ठीक है। राज्य का ना अपना कोई धर्म होगा और ना किसी धर्म को वो लोग बिल्कुल मानते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ महिलाओं को बुर्का पहनना एकदम मतलब कि ठीक है, आपका धर्म है, आप आराम से फॉलो करो। जो सिख हैं वो कृपाण लेके चल सकते हैं, पगड़ी पहन के चल सकते हैं, और जो हिंदू हैं वो तिलक लगा सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। लेकिन जहाँ पे नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, जैसे फ्रांस, वहाँ पे महिलाओं को बुर्का नहीं पहनने दिया जाएगा, वहाँ पे हिंदुओं को तिलक नहीं लगाने दिया जाएगा, और हाथ आप जो है, जो सिख हो चाहे जो हो, आप कृपाण या फिर मतलब कि सॉरी, त्रिशूल नहीं, कृपाण या जो है पगड़ी पहन के नहीं चल सकते। तो ये क्या है, ये नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को दर्शा रहा है, ठीक है। यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म तो है ही नहीं, ये बात तो है। इसके साथ साथ राज्य किसी भी धर्म को आदर सत्कार नहीं देगा, ठीक है, सभी धर्मों को तो मारो गोली। चलिए, ये बात है। तो वही चीज है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर देश का क्या अर्थ होता है। तो कह रहे हैं जहाँ केवल एक धर्म को राजधर्म माना जाता है, तो भैया ये धार्मिक स्टेट हो जाता है। जैसे अरब है, अरब कंट्रीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। कह रहे हैं जहाँ लोग बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता, ठीक है, एकदम सही बात है। और राज्य क्या है, तो मैंने आपको बता दिया, 4 तत्वों से मिला हुआ जो मतलब कि पॉइंट है वही है राज्य, ठीक है। और वो 4 तत्व कौन से हैं, फटाफट कमेंट कीजिए, ये IAS तक में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्या कह रहे हैं कि जहां धर्म को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है, तो यद्यपि ये धर्मनिरपेक्ष है लेकिन नकारात्मक है, ठीक है। तो हम लोग भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ये वाला उचित होगा। कह रहे हैं जहां बहुसंख्यक समुदाय का धर्म ही कानून होता है, ये बात गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर प्रेजुडाइज, थोड़ा अंग्रेजी वीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है, इसका उदाहरण नहीं है। तो बताइए कौन सा लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है। अब लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है कि लड़कियां ये काम कर सकती हैं, लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां खाना बना सकती हैं, लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं। अभी तो हालांकि हम लड़कियों ने बहुत मतलब बड़ा काम किया है क्रिकेट की दुनिया में, तो अभी तो ये मानना थोड़ा गलत ही होगा, लेकिन अभी भी आप देखिए गाँवों में ना इस तरह की चीज़ें आज भी चलती हैं कि अगर कोई एक लड़की गाड़ी चलाती है, गाड़ी लेकर के निकल ले, तो गाँव के लोग उसको ऐसे देखेंगे, हाँ ये क्या हो रहा है, अजूबा हो गया क्या। तो वो चीज़ें, खैर चलिए देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है कि लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार से खेलने देना। तो भैया ये तो साफ साफ बता रहा है ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। लड़कियां गुड्डी गुड़िया से खेलें, उनका शादी विवाह करवाएं उनके बच्चा पैदा करवाएं, लेकिन लड़के चले कार से खेलेंगे क्योंकि उनको तो रेस करनी है। तो ये वाला तो साफ साफ बता रहा है कि भैया लैंगिक पूर्वाग्रह ही है, ठीक है। दूसरा, ये मानना कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, अक्सर आपने इस तरह की चीजें सुनी ही होगी अपने क्लास में, तो ये भी क्या है, ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह ही है। तीसरा, और हाँ मुझे तो लगता है ना कि यही चीजें कह कह के लड़कियों को सच में गणित में कमजोर कर दिया गया है। तीसरा क्या है कि ये कहना कि खाना पकाना और घर संभालना केवल महिलाओं का काम है। तो हाँ भैया कहा ही जाता है, हम जैसे गरीब लोग यही तो कर रहे हैं, यही तो करवाया जाता है कि भैया तुम खाना कपड़ा करो, झाड़ू पोछा मारो, क्या जरूरत है तुमको और कुछ करने धरने की। लास्ट बचा कि लड़कियों और लड़कों दोनों को उनकी रुचि के अनुसार विषय चुनने की आज़ादी देना। ये भैया इसकी बात करोगे तो गोली चल जाएगी और यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो लैंगिक पूर्वाग्रह है उसका ये एग्जाम्पल नहीं है। चलिए ये देखिए कि ये जो 4 है ये भैया रूढ़िबद्ध धारणा को और पूर्वाग्रहों को दर्शाने का काम नहीं कर रहा है, समानता का व्यवहार है इसमें। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं दलित औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ और किस मुख्य लड़ाई को भी लड़ा। तो जो बेचारे मतलब जो महिलाएं रही हैं और साथ में जो जनजातीय लोग रहे हैं, जो दलित रहे हैं, उन्होंने ब्रिटिशर्स से तो लड़ाई लड़ी ही, उनके जीवन में ब्रिटिशर्स से ज़्यादा बड़ा जो खतरा था वो हमारे देश के भीतर था। वो क्या था, असमानता, छुआछूत जैसी कुरीति, ठीक है। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं अलग देश बनाने की लड़ाई। तो नहीं भैया, इससे उनसे कोई मतलब ही नहीं था, उनको मतलब गरिमा में जीवन ही जीने की आज़ादी नहीं थी, तो वो अलग देश की डिमांड क्या ही करेंगे।
कह रहे हैं अपनी सामाजिक गरिमा और समानता की लड़ाई, एकदम सही बात है। उनकी मतलब उनकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं थी। केरल का जो केरल जैसे जो राज्य थे, उसके बारे में आपने सुना ही होगा कि महिलाओं को यहाँ तक कि अपने स्तनों को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। इतनी घटिया जो है सोसाइटी, कैसे कोई मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। ठीक है, आगे देखिए, केवल आर्थिक लाभ की लड़ाई, तो पहले जीवन तो जीने की आज़ादी मिले, आर्थिक लाभ तो बाद में देखा जाएगा। फिर कह रहे हैं धार्मिक स्थलों पे कब्जा करने की लड़ाई, क्या करेंगे, खाने को वो तो अलाले पड़े हैं, भगवान के बारे में क्या सोचेंगे ये लोग। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला ठीक हो जाएगा कि अपनी सामाजिक गरिमा और समानता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। ये सारे जो चीजें दिए हुए हैं इसको जरूर देखिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। क्वेश्चंस तो अच्छा अभी हमारा बचा हुआ है ज्योग्राफी वाला सेक्शन। मुझे लग रहा है क्लास आज बहुत लेंथी हो जाएगी, थोड़ा समय बचाना पड़ेगा। कह रहे हैं खास जरूरत वाले बच्चे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शब्द का प्रयोग अब किसके लिए किया जाता है। पहले जो हैंडीकैप्ड हुआ करते थे उन्हीं के लिए जो है अब हम लोग क्या यूज करने लगे हैं, खास जरूरत वाले बच्चे, और या फिर उन्हें दिव्यांग भी कहा जाता है। आगे देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसी टॉपिक का। जैसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा या जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती देता है। तो ये 2016 और 21 दोनों में ही पूछा गया था। मैं केवल और केवल फटाफट इसका उत्तर बताने चल रही हूँ, बाकी आप क्वेश्चन खुद पढ़िएगा वरना टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो लड़के भी संवेदनशील होते हैं, तो ऐसा कोई मान ही नहीं सकता कि लड़कों के अंदर संवेदना होती है। ठीक है, और यही क्वेश्चन ना 2014 में भी पूछा गया था, और वहां पे बस ये लिखा हुआ था कि लड़के रोते नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे पॉइंट बता दिया है, इस वजह से फटाफट केवल एमसीक्यू का उत्तर बताते हुए चलेंगे। कह रहे हैं भारत में जाति व्यवस्था ये किस रूप में देखी जाती है। तो 2013 का क्वेश्चन है भैया, तो भेदभाव और असमानता एक रूप। ठीक है, तीसरा देखिए, कह रहे हैं दलितों का एक वर्ग मतलब दलितों का वह वर्ग जिससे डॉक्टर अंबेडकर संबंधित थे कौन सा था। और ये कोड़े गांव की जो घटना है उसी से रिलेटेड है, तो भैया वो थे महार। कौन से थे, महार। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है। ये वाला मतलब मैंने खुद ही पेपर दिया था, पता नहीं कैसे ये पीडीएफ वो गड़बड़ा गया है। कह रहे हैं एक शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है, मुस्लिम समुदाय में लड़कियों को स्कूल ना भेजने का मुख्य कारण गरीबी है ना कि धर्म। ये जानकारी किस पर आधारित है, तो हमने अभी बताया ना कि केरल में एक सर्वे किया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है, 2019 और 2018 दोनों में ही। फिर देखिए पूर्वाग्रह क्या है, 2015 का क्वेश्चन है, तो दूसरों को नकारात्मक रूप में आंकना या उन्हें कमतर आंकना। तीसरा देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में छुआछूत है। तो भाग 3 के अनुच्छेद 17 में है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, और 2 बार पूछा गया है, 2015 और 2012 में। ठीक है, ये पीडीएफ जब हम आपको देंगे ना, तो ये जो ऊपर नीचे हो गया हम इसको ठीक करके दे देंगे, अभी बस पढ़ लीजिए। ये देखिए, लड़के रोते नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ना भैया, और ये जो जाति व्यवस्था इज इक्वल टू असमानता 2013, 14, 16, 21 बार बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं ज्योग्राफी। आज का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। इसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो की स्पेलिंग गलत हो तो बता सकते हैं आप लोग। तो एक कंप्लीट वीडियो मैंने अपने मेरे पास एक नॉर्मल बोर्ड है उस पर समझाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर के इस कंप्लीट टॉपिक को देख लीजिएगा, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा। फिर चलिए फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए फटाफट देखते हैं। कह रहे हैं कि विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। दूसरा क्या है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। तीसरा, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार बढ़ता जाता है। और चौथा क्या है, सही विकल्प आपको चुनना है। तो मुझे तो लग रहा है जैसे जैसे आप विषुवत से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार जो है ये बढ़ता नहीं है भैया, ये घटता जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा, केवल मतलब कि ए और बी दोनों सही है। मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, माना कि ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा, काल्पनिक रेखा है जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं, इसका नाम है 0 डिग्री या इक्वेटर, या फिर इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांटने का काम करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, कुछ अन्य रेखाएं इसी 0 डिग्री के समानांतर, ये जो जितनी भी 0 डिग्री के समानांतर रेखाएं हैं इन अक्षांश, इन्हें लो है यानी कि लेटी हुई जो रेखाएं हैं इन्हें हम लोग अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड कहते हैं। कुछ अन्य रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी और वो आपको इस तरह से खड़ी खड़ी रेखाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए
ये अक्षांश और देशांतर आपको समझ आया कि कौन से अक्षांश होते हैं, कौन से देशांतर होते हैं। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, इस 0 डिग्री के उत्तर में आप जब 23.5 डिग्री पे जाएंगे तो वहाँ पे एक रेखा है जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और 66.5 डिग्री उत्तर में जब आप जाएंगे तो इसे हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 90 डिग्री उत्तर में आप जाएंगे तो उसे हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। सेम कंडीशन जब आप दक्षिण में 23.5 डिग्री पे आएंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं, और साथ में जब 66 डिग्री दक्षिण में आएंगे तो उसे हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, और 90 डिग्री पे जब आप आएंगे तो इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, इसको देखना अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब देखिए जैसे जैसे आप, ये विषुवत रेखा है, ठीक है, पेन चेंज करूँ, ये विषुवत रेखा है ना, तो इस विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ आप जैसे जैसे जाएंगे तो आप देखिए कि जो अक्षांश रेखा है इसकी लंबाई क्या हो रही है, घट रही है कि बढ़ रही है, छोटी होती जा रही है ना, और ध्रुवों पे आकर के तो एकदम में शून्य हो जाएगी। तो इस वजह से आप ये समझिए कि इसका ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। चलिए उत्तर क्या हो जाएगा, ए और 2, ठीक है। कटिबंध की बात करें, और ये जो कटिबंध है इसके कटिबंध का एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ पहले। ये देखिए, ये जो रेखा आपको दिख रही है, ये जो रेखा है, क्या हो रहा है, ये देखिए ये जो रेखा ऊपर जा रही है यही तो है हमारा 23.5 डिग्री, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं उत्तर, और ये जो रेखा आपको दिख रही है ये है 23.5 डिग्री दक्षिण, जिसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं, और ये है हमारी 0 डिग्री जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। इस कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य जो क्षेत्र आता है, ठीक है, उसी को हम लोग जो है उष्ण कटिबंध कहते हैं, और उस उष्ण कटिबंध का भी वीडियो है हमारे पास, उसको देखिए। फिर उसके बाद अन्य जो कटिबंध है उसे हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये इसी को हम लोग अंग्रेजी में टोर्रिड जोन कहते हैं, और हिंदी में हम लोग इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। सूर्य की किरणें आप देखेंगे कि लगभग साल भर यहाँ एकदम सीधी चमकती हैं, और यही कारण है कि यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी आपको देखने को मिल जाती है। ये है हमारा ग्लोब, फटाफट इसमें देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, चूंकि आपको वीडियो में बता रही हूँ उसको जरूर देखिएगा। ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। ये जो ग्लोब है इस पे जितनी ये लेटी हुई रेखाएं हैं इन्हें हम अक्षांश कहते हैं, जितनी ये खड़ी खड़ी रेखाएं हैं इन्हें हम देशांतर कहते हैं। और इन अक्षांश और देशांतर ये दोनों जहां आपस में मिलते हैं यहाँ पे एक बॉक्स बनता है, इस बॉक्स का नाम है ग्रिड, ठीक है। हमारे PYQ में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब देखिए, ये जो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री, इस 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है, इसे हम लोग कर्क और मकर रेखा का क्षेत्र कहते हैं। और इस रेखा के मध्य का जो भी एरिया होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इसे उष्ण कटिबंध के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। वहीं आगे जब आप और ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो 23.5 से 66.5 डिग्री की जो बात है, 66.5 डिग्री उत्तर में, ठीक है, 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तर, और इधर 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिण, ये जो एरिया होता है यहाँ पे ना तो बहुत गर्मी होती है ना बहुत ठंडी होती है। इस वजह से हम लोग इसे शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन 66.5 डिग्री से नॉर्थ पोल और 66.5 डिग्री दक्षिण में, 66.5 से दक्षिणी ध्रुव यानी 90 डिग्री दक्षिण की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इवन इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि बर्फ जमी रहती है। इस वजह से इसे हम लोग शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। यहाँ पे विविधता आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे बहुत मतलब बहुत कम जो है जानवर या पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत मतलब जो उस टेम्परेचर को मतलब होता है ना सहन कर पाएंगे, बस वही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। स्टेटमेंट देखिए फटाफट, टाइम इतना ज़्यादा हो गया, मैं सोच रही हूँ आप लोग छोड़ के भाग गए होंगे तो शीत कटबंध की, यहाँ पे कटबंध की बात हो रही है। टॉरिड जोन सबसे ज़्यादा गर्मी, तो एकदम सही बात है भैया, यहाँ सूर्य की रेखाएं हमेशा सीधी पड़ती हैं। फिर टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण, तो यहाँ पे मध्यम तापमान होगा, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। शीत कटबंध फ्रिजिड जोन, यहाँ पे बहुत अधिक ठंड होगी, एकदम सही बात है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। कहाँ पे है ऑल, ये देखिए ऑप्शन 4, ठीक। चलिए मैंने मैप में आपको बताया। चलिए आगे देखिए, ये देशांतर के बारे में है, ठीक है, एक वीडियो और देखिए। ये देखिए ये ग्लोब है हमारा, ठीक है। इस ग्लोब पे ये जो आपको एक ब्लू कलर की रेखा दिख रही है और जो अन्य इस तरह की रेड कलर की रेखाएं दिख रही हैं, ठीक है, यही तो है हमारा देशांतर। वही जो ये इस तरह की रेखाएं आपको दिख रही हैं लेटी लेटी सी, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश, ठीक है। इसको याद करने की एक ट्रिक्स है, इसको अंग्रेजी में ना जो अक्षांश रेखाएं हैं उन्हें हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, अर्थात लेटी हुई। तो लेटी हुई अर्थात लेटीट्यूड, अर्थात क्षैतिज रेखा अर्थात अक्षांश, ठीक है। वहीं जो उभरी हुई है इन्हें हम लोग लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, लॉन्गिट्यूड इट मीन्स लंबी। तो लंबी लंबी जो रेखाएं हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे देशांतर, ठीक है। तो इन्हीं देशांतर रेखाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फटाफट देखते हैं।
हमसे कह रहे हैं कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं और समय के संबंध में नीचे दिए गए कथन को आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए पढ़ लेंगे। कह रहे हैं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो हाँ, सही बात है, जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में सूर्य का चक्कर लगाती है। यहाँ तक तो ठीक है। कह रहे हैं इसलिए जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। एकदम ठीक है। कैसे आगे होता है, वीडियो में जरूर देखिएगा। दूसरा कह रहे हैं कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। फिर आपके पास ये सारे विकल्प वगैरह दिए गए हैं। थोड़ा छोटा हो जाओ और आपका उत्तर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि पहला वाला विकल्प एकदम ठीक हो जाएगा। और इसके पीछे का ना जो सूत्र है, मैं बार बार इसी वजह से कर रही हूँ क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इस वजह से मैं फटाफट इसको सॉल्व करा के आगे जाना चाह रही हूँ। तो चूंकि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, जैसे हमने देखा था कि ये अक्षांश में बीचों बीच है 0 डिग्री, ये हम अक्षांश 0 डिग्री इक्वेटर कह रहे थे, वैसे ही देशांतर में भी एक 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री जो है ये देशांतर है। ठीक है, और अक्षांश और देशांतर में अंतर क्या होता है, जैसे अक्षांश रेखाएं हैं ये ना मौसम वगैरह कहाँ पे कैसा होगा ये जानने के लिए हेल्पफुल है। और वहीं अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो कौन से देश का जो लोकेशन है एग्जैक्ट कौन से पॉइंट पे होगा इसके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये ना जब भी आप देखिएगा समय की बात की जाएगी और 0 डिग्री के पूर्व में जो देश होंगे वहाँ का समय प्लस में होगा, 0 डिग्री के माइनस कि पश्चिम में जो होंगे वहाँ का समय माइनस में होगा। और यही कारण है कि हम लोगों का यहाँ जो समय है वो आप देखेंगे, जब भी आपने क्लॉक पे देखा होगा वर्ल्ड क्लॉक पे, तो उस पर लिखा रहता है GMT प्लस 5:30 लिखा हुआ, देखा है कि नहीं? नहीं देखा तो आज तुरंत जाके देखिए। तो ये क्या है, तो ये जो हम आपको बता रहे हैं 0 डिग्री देशांतर, इसको कहा जाता है, लंदन में है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ये जो लंदन की ग्रीनविच रेखा है इसे एग्जैक्ट पॉइंट माना गया है, यहीं से समय का निर्धारण किया जाता है। और इसके पूर्व में जो समय होता है वो प्लस में होता है, पश्चिम में जो होता है माइनस में होता है। चूंकि हमारी जो मानक रेखा है हमारे भारत देश की वो 82.5 डिग्री पूर्व में है, और जब आप 82.5 डिग्री पूर्व को सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है कितना, 5.5 घंटे। ठीक है, इसी वजह से हमारे यहाँ की जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है लंदन की ग्रीनविच से। अर्थात अगर लंदन में दोपहर के 12 बजे होंगे तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजे होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो समय है उसको वहाँ के समय से हमारे यहाँ का समय प्लस में होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख सकते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं लंदन का जो ग्रीनविच है वहाँ अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो 180 डिग्री देशांतर पर क्या होगा, इसके लिए ना सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि 82.5 का मैंने आपको बताया कि 5.5 घंटे आगे होगा। लेकिन जब 180 डिग्री देशांतर की बात करेंगे तो उसके लिए आपको इसके लिए सूत्र सॉल्व करना पड़ेगा, और वो सूत्र क्या होगा, उत्तर इसका 12 बजे रात होगा। यहाँ देखिए 180 डिग्री देशांतर को अगर आप ग्रीनविच के की दिशा में देखेंगे तो कहाँ पे जाएगा, तो टोटल जो है वो तो 360 है। ठीक है, कितना है, 360 डिग्री है। अब आप देखिए 180 की बात कर रहे हैं तो 180 जो है ना वो 360 का आधा होता है। आधा होता है कि नहीं, जब आप इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो ये 18 दूनी 36 हो जाएगा कि नहीं, तो आधा होता है। तो आधा का मतलब क्या हुआ, टोटल जो घंटे होते हैं वो 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में आधा इट मीन्स 12 घंटे का। तो 12 घंटे में, जैसे 12 घंटे कब होगा, जैसे रात के यहाँ 12 बजे हैं तो 12 बजे जो दोपहर होगा उस टाइम पे 12 घंटे हो जाएंगे। तो 180 डिग्री घूमने में कम से कम कितना समय लगेगा, तो 12 घंटे लगेंगे। तो यहाँ हमसे पूछ क्या रहे थे कि लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तो 180 डिग्री पर क्या होगा, अरे भैया रतिया के 12 बज जाएंगे कि नहीं, फिर आगे जब दोपहर का होगा तो वो 24 घंटे हो जाएगा। तो ये तो इसमें कुछ लगाना ही नहीं था दिमाग में। आगे देखिए, भारत का मानक समय ये किस यामयोत्तर पे है, तो हमने अभी आपको बताया 82.5 डिग्री पूर्व में है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व में, और पूर्व इट मीन्स ये ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से हमारे यहाँ का जो मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे है लंदन की ग्रीनविच से, और ये इलाहाबाद जो मिर्जापुर है उसके पास से गुजरती है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है, आपको रॉन्ग बताना है। तो कह रहे हैं ये अर्धवृत्त होती हैं, तो हाँ भैया अर्धवृत्त होती हैं। तीसरा क्या कह रहे हैं कि इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे एक पॉइंट आएगा वहां पे एकदम शून्य हो जाएगी, एकदम ठीक बात है। फिर कह रहे हैं ध्रुवों के बीच इनकी दूरी शून्य हो जाती है, सही बात है। कह रहे हैं अक्षांशों की तरह ये भी एक दूसरे के समानांतर होती हैं, गलत बात है। जो अक्षांश होते हैं, अक्षांश रेखाएं, ये समानांतर होती हैं, लेकिन जो देशांतर होते हैं ये समानांतर नहीं होते। ठीक है, चलिए उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। आगे देखिए,
उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक सर्कल की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे स्थित है? उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी कि आर्कटिक सर्कल। अभी मैंने आपको बताया आर्कटिक और अंटार्कटिक। तो आर्कटिक कहाँ है? 66.5 डिग्री उत्तर में। कहाँ है 66.5 डिग्री उत्तर? ये देखिए। और यही अंटार्कटिक होता तो ये हो जाता 66.5 डिग्री दक्षिण में। आगे देखिए, ग्रिड मैंने अभी बताया कि जहाँ पे अक्षांश और देशांतर मिलते हैं वहां पे ऐसे बॉक्स बनता है, इसी को हम लोग ग्रिड कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है वो, ऑप्शन सी। कह रहे हैं असम का धुबरी का मानक जो मतलब नामक जो स्थान है वो 26 डिग्री कहाँ पे है? उत्तर में है, ठीक है, अक्षांश, और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। इस जानकारी से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं भैया? उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अक्षांश और देशांतर दोनों ही दिया गया है तो उसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो ज्ञात करने में बहुत आराम से सुविधा होती है। आगे देखिए, मैं पीडीएफ के साथ साथ उस वीडियो का लिंक ज़रूर पिन करूंगी, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये सारे टॉपिक्स नहीं समझ आएंगे। कह रहे हैं जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में कितना बजा होगा? अरे भैया दोपहरिया 12 बजे हुई हैं, ठीक है, दोपहरिया के 12 बजे होंगे। तो कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ग्लोब और अक्षांश और देशांतर से। कह रहे हैं भारत के मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? और फरवरी और मतलब 2016 और 2019 दोनों ही में पूछा गया है। तो पीछे नहीं है, 5.5 घंटा आगे है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये देख लीजिए। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन देशांतरों को मतलब सही से संदर्भित कर रहा है? 2018 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं देशांतर समांतर रेखाएं, अरे भैया ये अक्षांश होते हैं। कह रहे हैं देशांतर अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल होते हैं, ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी घट करके शून्य हो जाती है। एकदम ठीक बात है, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं? कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को टॉरिड जोन कहते हैं, और बहुत ज्यादा यहाँ गर्म होता है। अगला देखिए, यदि अहमदाबाद 72.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर है, 72.5 डिग्री पूर्व देशांतर की बात हो रही है, तो वहां का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व के अनुसार सुबह के 8 बजे है तो इससे बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7:20 और वो भी सुबह का, ठीक है। कैसे निकाला जा रहा है? तो यहाँ पे आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड क्या है? तो मैंने आपको बता दिया क्या है ग्रिड, और आप उसको ना यहाँ पे चलिए अगला देखिए। विषुवत रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए एक दो क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं। ये 2021 का क्वेश्चन है, जनवरी में जो एग्जाम हुआ था, और इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। हालांकि उत्तर वह दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन है कि जब लंदन में ग्रीनविच में दोपहर के 2 बजे हैं तो भारत में क्या समय होगा? चलिए यही वाला कमेंट करिएगा। इसके पहले वाला मैं बता देती हूँ कि विषुवत वृत्त की बात हो रही है, यानी इक्वेटर अर्थात 0 डिग्री की बात हो रही है, ठीक है। कह रहे हैं कि 0 डिग्री के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथन पढ़ना है। कह रहे हैं विषुवत वृत्त का एक बहुत बड़ा वास्तविक वृत्त है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। सबसे बड़ी बात, ये कहाँ जा रहे हो, कि कोई भी जितनी भी रेखाएं हम आपको बता रहे हैं, चाहे विषुवत रेखा हो, चाहे कर्क हो, चाहे मकर हो, चाहे आर्कटिक हो, चाहे अंटार्कटिक हो, ये सारे के सारे काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। ऐसी पृथ्वी पर कोई भी रेखाएं खींची नहीं गई हैं। दूसरा, विषुवत वृत्त गोलों पर एक काल्पनिक रेखा है जो उसे 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। एकदम सही बात है। और भारत देश अपना कमेंट करके बताइए उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में? तो हो जाएगा ए गलत है, बी सही है। मैंने बहुत प्रयास किया फटाफट करने का, तब भी 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास हो गई। सच में बहुत समय लगता है, इसको बनाने में भी लगभग 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। पीडीएफ को बनाना, फिर उसके बाद उसको ढंग से तैयार करना एक मेहनत का काम है, लेकिन मुझे मज़ा आता है। और सीटेट मैंने चूँकि खुद भी मेहनत करके ही किया हुआ है तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है, मैं कर ले जाती हूँ। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो मेहनत का लगेगा कि हाँ मतलब कि परिणाम मिल रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।